नमस्ते बच्चों, मैं आचार्य हरे कृष्ण शर्मा आज एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का अपना विषय है गुप्त साम्राज्य। जैसा अपन ने पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, भारत का सबसे शक्तिशाली शासन मौर्य साम्राज्य था। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे वंशों का शासन रहा, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत में कुषाण वंश का जो शासन था वो लगभग 230 ईस्वी तक समाप्त हो गया। कुषाण वंश के समाप्ति के बाद में अंत 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का पौत्र भी कहा। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासन संभाला और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ यहाँ से हुआ। लेकिन इस गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रतापी जो शासक हुआ, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, उसमें नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको हम इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच में रहा। घटोत्कच के बाद उसका जो पुत्र चंद्रगुप्त था वह गुप्त वंश का शासक बना और इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए उत्तर भारत में एक अच्छा परचम लहराया। इसके बाद 319 ईस्वी में इन्होंने अपने नाम से एक संवत चलाया, जो इतिहास में गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना शासन अपने पुत्र और अपने उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को 335 ईस्वी में संभलाया। समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहा वो 335 ईस्वी से 380 तक रहा। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होने के साथ साथ समुद्रगुप्त ने अपने शासन का जो प्रमुख आदर्श और ध्येय स्थापित किया, उसमें 3 प्रमुख बातें थी। पहला जो उसका आदर्श माना जाता था वो था दिग्विजयी, हमेशा दिग्विजयी प्राप्त करना, अर्थात विजय को सामने रखना, छोटे छोटे साम्राज्यों का एकीकरण करना, अर्थात साम्राज्यवाद का विस्तार करने में वो प्रमुख रूप से विश्वास करता था। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में बताने के लिए इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने सैनिक सफलताओं का उल्लेख एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया। उस कालखंड में जो राजाओं की उपलब्धियां होती थी वो ऐसे शिलालेखों पर लिख करके लोगों को बताने की दृष्टि से जगह जगह पर लगाया जाता था। और ऐसा ही एक प्रशस्ति अभिलेख प्रयाग में
बनाया गया, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 भागों में बांट कर रखा गया था, जिसमें पहला भाग था गंगा यमुना का 2 आव क्षेत्र, जिसको उन्होंने एक राज्य बनाया। दूसरा पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत का राज्य। तीसरा शक एवं कुषाण का जो क्षेत्र था, जिसको हम पूर्वी हिमालय के राज्य से लेकर के विंध्याचल के क्षेत्र के नाम से जानते थे। समुद्रगुप्त के पास एक विशाल शक्तिशाली नौसेना भी उस जमाने में थी। अपने शासनकाल के अंतिम समय पर उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ भी किया और उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम का चित्र लिखा गया, जो बाद में उनकी विशेषताओं के बारे में कहा गया कि समुद्रगुप्त एक अच्छे कवि थे, ललित कलाओं में वो निपुण थे, वीणा वादक भी थे, विष्णु के प्रमुख भक्त थे, लेकिन वैष्णव मत के साथ साथ वो अन्य सभी धर्मों को भी समान रूप से आदर करते थे। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसका प्रारंभिक नाम देवराज था। इतिहास में उसे देवगुप्त भी कहते हैं, लेकिन बाद में वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इतिहास में जाना गया। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक राजा रुद्रसेन से किया और इनकी मृत्यु के बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके स्वयं शासन का संचालन वे पुत्री करती थी। इन्होंने उसकी मदद करते हुए उज्जैन का मालवा क्षेत्र जीता और मालवा को अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर शासन करते हुए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से इन्होंने एक संवत भी चलाया, जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से गुप्त वंश के जो प्रमुख शासन काल रहा वो ये रहा। इसके बाद भी अनेक